हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। आज हमारा टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो सबसे पहले हम अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई। फिर बात करेंगे ये किस तरह का निकाय है, तो ये सांविधिक निकाय है। याद रखो, दो तरह के निकाय होते हैं, एक होता है सांविधिक निकाय, एक होता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, यानी कि ऐसे निकाय जो संविधान में पहले से दे रखे हैं, यानी कि जब संविधान बना तो उस टाइम से ही संविधान में है, वो होंगे हमारे संवैधानिक निकाय। तथा ऐसे निकाय जो संविधान के भीतर किसी अधिनियम या विधि द्वारा जोड़े जाते हैं, उनको हम सांविधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यही क्लियर कर लेते हैं कि क्योंकि जो एनजीटी है ये 18 अक्टूबर 2010 को बना, इसलिए ये किसी अधिनियम द्वारा जोड़ा गया होगा। और ये कोई भी अधिनियम द्वारा जोड़ा जाता है तो वो किस तरह का निकाय होगा? सांविधिक निकाय। ठीक है, अब अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया तो इसमें अब ये भी देख लेते हैं कि वो कौन सा अधिनियम है। तो वो अधिनियम है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2000 तहत, जिसके तहत केंद्र सरकार ने एनजीटी का बनाया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्या एनजीटी से पहले किसी भी तरह की पर्यावरण न्यायालय कार्य नहीं करती थी? तो नहीं, इससे पहले ग्रीन बेंच कार्य करती थी, जिसको राज्य में स्थापित किया जाता था। लेकिन ये राज्य में उच्च न्यायालय जो होती है हमारे हाई कोर्ट, उनसे अलग स्थापित किया जाता था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दे रखी है, जैसे कि जो पर्यावरण न्यायालय है हमारी एनजीटी की जो हमने स्थापना की है, उसका बेसिकली काम क्या है? पर्यावरण न्यायालय एक स्पेशल कोर्ट है पर्यावरण के लिए। तो क्या कोई और ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह की कोर्ट की बनाई गई हो? तो हाँ, सबसे पहले विशेष न्यायालय पर्यावरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड में, और तीसरा देश भारत हमारा है जहाँ पर पर्यावरण के लिए इस एनजीटी का फॉर्मेशन किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, ये बात कर रहे हैं हम तीसरे नंबर पे हमारा विकसित देशों में आता है भारत, लेकिन विकासशील देशों की बात करूँगी तो पहला देश ऐसा भारत है जहाँ पर एनजीटी विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम इस एनजीटी का उद्देश्य देख लेते हैं। देखो, उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मुकदमों को तेजी से निपटाना ही इसका उद्देश्य है। यहाँ पर अनिवार्य किया जाता है कि ऐसे जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको 6 मास से के अंदर ही निपटाया जा सके। अब बात कर लेते हैं हम एनजीटी के मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके, जो कि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में है। अब हम बात करते हैं एनजीटी की संरचना, यानी कि एनजीटी के अंदर कितने लोग कार्य करते हैं और वो उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले एनजीटी के अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा, न्यायिक सदस्य होंगे और विशेषज्ञ सदस्य होंगे। याद रखिएगा, इसमें कम से कम 10 लोग और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। मान लीजिए कि 10 तो हमारे न्यायिक सदस्य हो गए और 10 विशेषज्ञ सदस्य हो गए और एक हमारा कौन हो गया? अध्यक्ष। तो टोटल इसकी संरचना की बात करें तो 21 लोग कार्य कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ पे इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। तो जो एनजीटी का अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता क्या होगी कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, वही एनजीटी का अध्यक्ष बन सकता है। तो अगर न्यायिक सदस्य जो हमने बात करें वो कौन बन सकता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, वो इसके न्यायिक सदस्य बन सकते हैं। और विशेषज्ञ सदस्य की बात करूं तो जिनके पास डॉक्टरेट उपाधि होगी, यानी पीएचडी की उपाधि होगी, या फिर मास्टर्स होंगे इसी फील्ड से रिलेटेड और उनको अनुभव होगा इस फील्ड में 15 वर्षों का, तो वो उसके लिए मान्य होते हैं। इसकी नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी नियुक्ति
अध्यक्ष की जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हमें पता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो ज़्यादातर जो सांविधिक निकाय होते हैं उनके लोगों की नियुक्ति करती है, जबकि जो जनरली हमने देखने को मिलता है जो संवैधानिक निकाय होते हैं उनकी ज़्यादातरों की, मैं सबकी नहीं बोलूँगी लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये क्योंकि हमारा सांविधिक निकाय है तो नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, लेकिन किसके परामर्श पर करेगी? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगी। साथ ही साथ जो इसमें अन्य न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति बनाकर इनका चयन किया जाता है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब हम इनकी पदावधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो इनकी हमें 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हमारा यहाँ पे अध्यक्ष होगा वो 5 वर्ष के लिए पद पर बना रह सकता है, मतलब इनका टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो और जिसकी उम्र 70 वर्ष तक हो वही पद पर बना रहेगा। अगर 70 वर्ष से ज़्यादा होगी तो वो पद पर नहीं बने रह सकते हैं। ऐसे अध्यक्ष की यहाँ पर पदावधि बता रखी है। साथ ही साथ अगर अन्य सदस्यों की बात करूँ जो विशेषज्ञ और न्यायिक सदस्य हैं उनकी हमारी 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने की लिमिट होती है। ठीक है, अब हम इनका पद त्यागपत्र की बात कर लेते हैं। देखो, ये केंद्र सरकार को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को पद से हटा सकती है, लेकिन भारत की केंद्र सरकार को किससे परामर्श लेना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज से। विशेषज्ञ सदस्य को भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करेंगे हम इनके वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों की। तो याद रखो, जो भी पहले से विहित किए जाएंगे वही इनके, मतलब कि जो पहले से डिसाइड किए जाते हैं वही इनके वेतन भत्ते रहते हैं। जब कोई भी अध्यक्ष या फिर अन्य लोग अपने पद पर हैं उस टाइम पे कोई भी अलाभकारी चेंजेस उनके नहीं किए जा सकते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि अगर एनजीटी के नियमों का पालन ना किया जाए तो किस तरह का दंड मिल सकता है। इसमें याद रखें कि इनको 3 वर्ष की कारावास, जो एनजीटी के विरुद्ध जाते हैं, मतलब उनके फैसले नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें एनजीटी कारावास दे सकती है 3 वर्षों तक का। साथ ही साथ 10 करोड़ का आर्थिक दंड भी लगा सकती है और कभी कभी ये कारावास और आर्थिक दंड दोनों ही लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है, क्या एनजीटी के फैसले के विरुद्ध हम कहीं पर जाकर अपील कर सकते हैं? तो हाँ, एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन याद रखें 90 दिनों के भीतर ही अपील की जा सकती है। यानी कि अगर एनजीटी ने फैसला दिया उसके 90 दिनों के अंदर आपने अगर अपील की है तो आपकी सुनवाई होगी। अगर 90 दिन के भीतर आप अपील नहीं किए हो तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। अब यहाँ पे याद रखना है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करता है। मतलब जो एनजीटी फैसला सुनाता है ना, वो कितने मामलों पे सुनाता है? सिर्फ 7 कानूनों पे। तो हम उन 7 कानूनों के बारे में पढ़ेंगे कि वो 7 कानून कौन से हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी दे रखी है कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा बने थे। ओके, अब हमने कहा कि एनजीटी 7 अधिनियम के ऊपर फैसला दे सकता है, तो वो कौन से अधिनियम हैं? तो याद रखें, सबसे पहला अधिनियम है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसके ऊपर फैसला दिया जा सकता। दूसरा हमारा है द वाटर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1977। तीसरा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Act Insurance Act 1991 और साथ में the Biological Diversity Act 2002। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं WWF, मतलब कि वाटर। सबसे पहले वाटर का एक्ट आता है 1974 में, देन W से फिर से वाटर के लिए एक्ट आता है 1977 में, देन F से फॉरेस्ट याद रखिए जिसका एक्ट आता है 1980। तो 1974, 1977, 1980 ये याद हो जाएंगे हमें WWF से। देन A याद रख लें, A से हमें याद रखना है
एयर और ई से याद रखना है एनवायरनमेंट। तो जो एयर एक्ट है वो 1981 और जो एनवायरनमेंट एक्ट है वो 1986। और फिर दो और आए, एक तो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट और बायोलॉजिकल एक्ट। तो इनको वैसे याद रख लें, ये WWF AEPV यानी कि पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया है वो 2002। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा 1974, 1977, 1980, 81, 86, 1991 और 2002 में ये 7 ऐसे एक्ट हैं जिनके ऊपर NGT अपना फैसला सुना सकती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं और ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट 2006 आता है। याद रखना ये जो है NGT के अंदर नहीं आते हैं, इन पर NGT फैसला नहीं दे सकती है। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए ये ऑप्शन में डाल दिया जाता है, क्या NGT वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पर फैसला सुना सकती है? तो नहीं, ये दोनों ही इसके बाहर हैं। ओनली 7 हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 में, ठीक है। तो 10 में होती है, 10 से 2015 तक कौन रहे? हमारे लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है। फिर दूसरा कार्यकाल शुरू होता है 2015 से 2020 तक, जिसमें हमारे रहते हैं स्वतंत्र कुमार, ठीक है। और तीसरा कार्यकाल होता है 2020 से 2025 तक, जिसमें अभी हाल में भी जो है हमारे वो हैं आदर्श कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। तो अभी तक 3 ही कार्यकाल हुए हैं और अभी जो हमारे बने हैं वो बने हैं आदर्श कुमार गोयल और जो हमारे तीसरे नंबर के NGT के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे NGT के 2 इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो आपको याद रखने हैं और अपने दिमाग में रखने हैं बस, कि NGT ने वर्ष 2017 में दिल्ली में आयोजित एक विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था, जिसमें श्री रविशंकर की एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। साथ ही साथ NGT का एक और फैसला है कि इन्होंने 2015 में दिल्ली NCR में कितने वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल के वाहनों पर रोक लगा दी है। तो याद रखना 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई है। आपको अगर हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।